आज सीआरपीसी पढ़ते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसका नया नाम, पुराना सीआरपीसी। ठीक है, इसका एक्ट नंबर 46। और ये जो बनकर यानी कि दोबारा से बनाया गया, सीआरपीसी का नाम बदल के दोबारा बनाया गया वो 2023 में, इसीलिए इसका 2023 नाम है। तो 25 दिसंबर 2023 को बनकर तैयार हो गया और ये लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 को। इसकी केवल एक धारा जो 106 है बीएनएस में जो थी, खास तौर से जिस पर भारत बंद हुआ था, ड्राइवर की जो हड़ताल हुई थी, ये वही धारा है ना, लापरवाही से वाहन चलाना। तो केवल ये धारा उस हड़ताल की वजह से लागू नहीं की गई है, बाकी जो है पूरा कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। ठीक है, तो अब चूंकि ये और बीएनएस दोनों तो साथ ही साथ चलेंगे, तो इसमें टोटल जो अध्याय हैं वो 39 हैं और टोटल धाराएं 531। कुल अनुसूची पहले भी 2 थी, इस बार भी 2 है। ठीक है, उद्देश्य इसका किसी भी प्रक्रिया संहिता को समेकन और संशोधन करना। ठीक, और इसमें ध्यान रखना है, तो ये कंपटीशन के लिए वैसे पूछे जाते हैं, ऐसे करके नहीं आते हैं सवाल सामान्यतः। तो सिंपल, अब जैसे प्रक्रिया संहिता पहले नाम था, है ना, अब नागरिक सुरक्षा संहिता। लेकिन फिर भी आप इतना तो जान लोगे इसको कि कानून जो है आखिर इसमें है क्या। नागरिक सुरक्षा संहिता है तो इसमें क्या है, जैसे बीएनएस है वैसा ही है क्या ये, या कुछ थोड़ा बहुत चेंज है, और है तो क्या चेंज है, इसमें आपको ये जानना है। असल में कानून 2 तरह के थे, ये तो बता ही दिया आपको, है ना। कोई भी कानून जो है वो 2 तरह का होता है, सिविल और क्रिमिनल, उसकी प्रकृति के हिसाब से वो तो जानते ही हैं आप। फिर दूसरा जो था वो जैसे एक कानून आपको मूल है, मूल विधि, ये प्रक्रिया विधि, है ना। तो अब एक कानून जो मूल विधि है उसमें आपको क्या बताया जाएगा, उससे संबंधित सिद्धांत, परिभाषाएं, दंड विधि है तो उसका दंड, ये सब बताया जाएगा, जैसे बीएनएस है। ठीक है, अब परिभाषा बता दिया, दंड बता दिया, लेकिन ये लागू कैसे होगा, तो लागू कैसे होगा इसकी प्रक्रिया बताई जाएगी इस प्रक्रिया कानून में। तो ये प्रोसीजर विधि है और इसीलिए इसमें जो दंड विधियां, जितनी भी दंड विधियां होंगी, तो या तो उस दंड विधि उसमें प्रक्रिया थोड़ी बहुत बताई गई होगी और बाकी पूरी प्रक्रिया सब इसमें ही बताई जाएगी। अगर प्रक्रिया उसमें नहीं बताई गई है तो भी उस कानून की, जो मूल कानून है, उसकी प्रक्रिया जो है इस कानून में बताई जाएगी। इतना ध्यान रखना है आप। तो मूल विधि और प्रक्रिया विधि का अंतर आप समझ ही गए हो। ठीक है, और ये मूल विधि और प्रक्रिया ये दोनों कानूनों में मिलेगी, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो। अब जैसे ये क्रिमिनल है तो यहाँ क्रिमिनल में मिल जाएगा, है ना। ऐसे सिविल में जब आप कोई कानून पढ़ोगे तो उसका मूल अलग है और उसकी प्रक्रिया अलग है, तो उसकी प्रक्रिया आपको सीपीसी में मिलेगी। तो सारे कानून चाहे सिविल क्रिमिनल दोनों में 2 प्रकृति होती हैं, एक उसका जो है मूल विधि मिलेगी और दूसरी उसकी प्रकृतिया विधि मिलेगी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। इसमें जो शुरू हुआ है वो धारा 2 जो है इसकी परिभाषाएं बता रही है, धारा 2 में। अब धारा 2 में जो शुरू हुआ है तो खास तौर से अब परिभाषाएं जो मिलेंगी वो उपधारा के साथ शुरू होंगी, वन की ABCD ऐसे करके सारी धाराएं शुरू होंगी, इसमें इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो और जो पहला इसका शब्द है परिभाषित किया गया है वो है श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो जो होता है तो वो अब जो है इसमें शामिल कर लिया गया है, पहले नहीं था। तो धारा 2(1)(a) में आपको मिलेगा ये। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसमें जो असल में जब हम लोग किसी भी मामले की सुनवाई करते हैं, है ना, और सुनवाई के दौरान जब हम गवाही वगैरह कराते हैं
तो उस पर आपको ध्यान रखना है ना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है गवाहों की या किसी की, तो ये साधन यूज करने के लिए इसको यूज किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो जरूरत नहीं है कि उसे कोर्ट में लाया जाए, वो जहां भी है, जेल से भी हो सकता है, उसके घर से भी हो सकता है। तो प्रक्रिया को थोड़ा सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए ये साधन यूज किया गया है। और दूसरा शब्द बी में जो है जमानत, जमानत बेल, और जमानत का मतलब सिंपल सा है, जो जेल है यानी कि जब हम किसी को बंदी बना के रखते हैं, उस बंदी को छोड़ देना, आजाद कर देना, वो जमानत है। तो हम उसको बंद करके नहीं रखेंगे, जब हम कोर्ट जो है उसे आदेश दे देगी तो उसको हम जमानत कह देते हैं। किसी भी कैदी को, किसी भी जेली को, है ना, किसी भी अभियुक्त को जब हम जेल से रिहा करते हैं तो उस शब्द को हम जमानत यूज कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है। सी में जमानतीय अपराध है, तो जमानतीय अपराध और जमानत दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये अपराध की कैटेगरी है, और अपराध दो तरह का होता है। अपराध जब भी होगा तो वो या तो जमानतीय होगा और या अजमानतीय होगा, ये ध्यान रखना है आपको। असल में जमानतीय जो अपराध है, इसमें जमानत अधिकार के रूप में मिलती है, यानी कि उस व्यक्ति का अधिकार माना जाता है, और इसमें न्यायालय जमानत देने के लिए, ठीक है, एक तरह से मजबूर होती है, उसे देना ही पड़ेगी, ये उसका अधिकार है। लेकिन अजमानतीय अपराध जब होगा तो उसमें जमानत आपका अधिकार नहीं होगा, उसमें न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करेगा कि जमानत देनी है या नहीं देनी है। तो दोनों चीज ध्यान रखना है, इसमें जमानत दी ही जाएगी और इसमें जमानत देनी है या नहीं देनी है ये न्यायालय तय करेगा, ये न्यायालय के विवेक पे होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और डी में यहाँ आपको जमानत पत्र, और जमानत पत्र का मतलब यहाँ बेल वारंट से है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को गारंटी के रूप में छोड़ना है, यानी कि कोई चीज गारंटी ले लेंगे और उसके बाद फिर हम उसे रिहा कर देंगे, छोड़ देंगे, तो इसको कह देंगे कि भैया ये जमानत पत्र है, प्रतिभूति लेकर छोड़ना, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद इसी में एक शब्द और परिभाषित किया गया है, बंध पत्र। बंध पत्र मतलब बॉन्ड। यहां गारंटी ले रहे हैं, प्रतिभूति ले रहे हैं, और बंध पत्र में प्रतिभूति नहीं लेंगे, प्रतिभूति के बिना जो है व्यक्ति को छोड़ देंगे, यानी कि वो व्यक्ति जो है उसी की अपनी खुद की गारंटी, व्यक्तिगत गारंटी पे उसे छोड़ देंगे, ऐसे कह लो। तो जब किसी व्यक्ति को उसकी गारंटी पर वो खुद अपने आप से ही व्यक्तिगत बंध पत्र जारी कर देगा कि हाँ ठीक है, जब बुलाओगे तो आ जाएंगे, ऐसे करके, तो ये आपका रहेगा बंध पत्र। जमानत में और जमानत पत्र में और बंध पत्र में, इन सब में थोड़ा सा अंतर रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद फिर एक शब्द आता है आरोप। आरोप 4। तो यहां सिंपल सा परिभाषा है आरोप का कि जब एक आरोप में से कोई कई शीर्ष हो, ये परिभाषा नहीं है उसकी। आरोप का मतलब आप जानिए, आरोप जो है जब किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है, तो अपराध जब होगा तो उसको कोई व्यक्ति करेगा, है ना। तो जब कोई व्यक्ति करेगा, तो जब हम किसी का नाम लेते हैं, किसी को चिन्हित करके कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, तो ये माना जाएगा कि उस पर आरोप लगा है। तो यहां ध्यान रखना है, आरोप की परिभाषा वो नहीं है। तो आरोप का मतलब यहाँ कोई भी अपराध जब कोई व्यक्ति करता है तो उसका नाम लेना, वो ज्ञात अज्ञात कोई भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
ये 2F में है इसका आरोप। और इसके बाद जो संज्ञेय अपराध, ठीक है, इसी के साथ हम लोग दूसरा अपराध भी समझ चलते हैं, असंज्ञेय अपराध। दो अपराध होते हैं, ये ध्यान रखना, और ये आपको मिलेगा ओ में। ये दो अपराध साथ ही साथ समझ लो यहाँ। तो यहां संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाती है, और असंज्ञेय अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं होती है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर सिंपल समझो तो संज्ञेय अपराध गंभीर अपराध है, बड़े अपराध, और असंज्ञेय अपराध छोटे अपराध, ऐसे समझ लो। अभी संज्ञेय अपराध मतलब गंभीर प्रवृत्ति के, है ना, और असंज्ञेय मतलब कम गंभीर, मामूली गंभीर। ऐसे अपराध जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे? असंज्ञेय अपराध। तो जमानतीय, अजमानतीय, जमानत में जमानत मिल जाएगी, अजमानतीय में जमानत मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, वो न्यायालय तय करेगा। और यहाँ संज्ञेय में मामला गंभीर है, असंज्ञेय में मामला कम गंभीर है, ये ध्यान रखना है। तो एच में परिवाद है, और परिवाद का मतलब सिंपल सा, देखो जब भी कोई अपराध होता है तो उसको न्यायालय तक, यानी कि उसकी शिकायत करने के तरीके लिमिटेड हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के साथ जब भी कोई अपराध होता है तो सबसे पहले वो सूचना कहाँ देगा? पुलिस में, थाने में, है ना, इसीलिए उसको प्राथमिकी कहा जाता है, FIR। तो जब भी किसी भी अपराध की सूचना अगर देनी है तो हम सबसे पहले पुलिस को, है ना, और पुलिस के लिए हम थाने जाएंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, प्रार्थना पत्र लिख के कहेंगे भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा अपराध हुआ है। तो अपराध की सूचना हम पहले पुलिस को देंगे थाने में जाकर। अब जब पुलिस थाने में आपकी सूचना दर्ज नहीं करती है तो क्या आप घर बैठ जाएंगे? नहीं, फिर आपको सूचना तो कहीं तो देनी पड़ेगी, शिकायत तो कहीं करेंगे, क्योंकि आपको न्याय पाना है। तो इसके बाद आप पुलिस अधिकारी से ऊपर जिले पर जो है पत्राचार कर सकते हैं, जिले में जाएंगे, जैसे SP वगैरह जो होता है उसको सूचना देंगे, ठीक है। उसके लिए आप जो है वही एप्लीकेशन ऑनलाइन मतलब डाक से भेज देंगे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, अब ये दोनों पुलिस ही हैं, ठीक है, तो जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती है आपके साथ हुए घटना की, अपराध की, तो उसके बाद फिर आपके पास इनके बाद जो शिकायत करने का ऑप्शन है वो है न्यायालय। जब पुलिस नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? न्यायालय। तो जब न्यायालय में आप शिकायत दर्ज करेंगे, यानी कि जब आपको न्यायालय में शिकायत करनी पड़ी पुलिस के ना सुनने पर, तो उस प्रक्रिया को आप कहते हैं परिवाद, कंप्लेन। ध्यान रखना, यहां जब जाएंगे तो दो तरीके होंगे, या तो वो FIR होगी या फिर NCR होगी। जैसा अपराध होगा वैसा, प्राथमिकी दोनों है, ध्यान रखना। ये शिकायत है, जो भी अपराध थे आपके संज्ञेय असंज्ञेय वाले, उसी के हिसाब से ये दर्ज होगी। अगर संज्ञेय अपराध है तो FIR दर्ज होगी, असंज्ञेय अपराध है तो NCR दर्ज होगी। है वही सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया, इसका ये नाम दिया जाएगा। पुलिस अगर दर्ज करती है तो फिर वो प्रक्रिया पुलिस से फिर कोर्ट जाएगा, और जब पुलिस नहीं दर्ज करेगी तब फिर हम डायरेक्ट न्यायालय जाएंगे, और फिर न्यायालय आपकी शिकायत दर्ज करेगा। तो जब न्यायालय शिकायत दर्ज करता है तभी हम उसको कह देते हैं कंप्लेंट केस है, आम भाषा में बोला जाता है। तो ये मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई की जाती है, चाहे ये मौखिक की जाए या लिखित की जाए।
और सिंपल सा है, न्यायालय में तो लिखित ही होता है, कोई भी शिकायत अगर आदमी अनपढ़ है वो नहीं कर सकता है तो कैसे वो मौखिक शिकायत करेगा, उसकी लिखाई जाएगी, फिर उसको दर्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ व्यक्ति का नाम जरूरी नहीं होता है देना। जब भी किसी की शिकायत करते हैं तो नाम अगर पता है तो नाम देंगे, नाम नहीं पता है तो नाम नहीं देंगे। तो ज्ञात और अज्ञात किसी के नाम से शिकायत की जा सकती है। तो बस प्रक्रिया दर्ज करने का, शिकायत दर्ज करने का तरीका अलग अलग है। अपराध की शिकायत अगर पुलिस से करते हैं तो FIR या NCR, और अगर मतलब ये दर्ज नहीं होगी तो जब न्यायालय से शिकायत करेंगे तो बस इतना सा होता है, ये इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये परिवाद हो जाएगा आपका। इसके बाद इन्होंने अगला शब्द दिया है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। इलेक्ट्रॉनिक दौर आ चुका है, तो इसलिए अब दस्तावेज को इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के द्वारा जो है यूज कर दिया है। तो जो भी दस्तावेजी संसूचनाएं आप मोबाइल, लैपटॉप है ना, कंप्यूटर, ऐसी कहीं भी जगह आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो कम्युनिकेट करते हैं वो सारी संसूचनाएं इससे बात करेंगे तो उसमें ऑडियो वीडियो सब कुछ इसी में आ जाएगा, है ना। तो जो हम लोग पहले कागजी रूप में कार्रवाई करते हैं वो अगर यहाँ रही तो उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड वाले में, तो इसको हम परिभाषित कर दिया है आई में। इसके बाद एक शब्द जे में उच्च न्यायालय परिभाषित है। जब भी कंपटीशन में जाओगे, वैसे तो इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर जब आप कंपटीशन में तैयारी करते हैं, है ना, APO या जज की, तो ये परिभाषाएं आपसे पूछी जाती हैं कि ये वाला शब्द कौन सी धारा में परिभाषित है, तो यहाँ ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय यानी कि न्यायालय होते हैं, न्यायालय की हायरार्की बताइए आपको, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक होते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, तो ये उच्च न्यायालय। और हर राज्य में होता है एक न्यायालय, यानी कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों को भी देख सकता है, इतना आप ध्यान रखना। इसके बाद फिर के में है जांच। जैसे परिवाद क्या है, FIR क्या है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जांच और अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन जो कहा जाता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। अधिकतम लोग बोलते गलत हैं, होता कुछ है उसमें। जैसे हम लोग वहां जाते थे BNS में, दंगा और बलवा पर बोलते हैं, ऐसे ही जांच। जांच के साथ एक शब्द जो ज्यादा बोला जाता है वो अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ध्यान रखना। जांच, इंक्वायरी, अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहली बात यह है कि कौन सी चीज कौन व्यक्ति करता है, जांच कौन करता है और अन्वेषण कौन करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जरूरी है। जांच कभी पुलिस नहीं करती, ये बात ध्यान रखना। और इन्वेस्टिगेशन कभी मजिस्ट्रेट नहीं करता। मजिस्ट्रेट में असल में कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों होते हैं। हम लोग कोर्ट की उनकी बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट में पुलिस भी आता है, तो केवल मजिस्ट्रेट की बात नहीं। जांच जब भी करेगा तो न्यायालय करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा, ये बात ध्यान रखना। जांच कभी भी पुलिस नहीं करती, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ही करती है। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? हमेशा पुलिस करेगी, ठीक है। अच्छा, बोलचाल में क्या होता है कि बोलचाल में हम लोग अक्सर आप सुनते मिल जाएंगे कि पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच नहीं करती, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए उस अधिकारी को हम लोग IO बोलते हैं, IO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर।
ठीक है। तो जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आईओ। और ये व्यक्ति जो है किसी हाल में कांस्टेबल नहीं होगा, ध्यान रखना, ये हमेशा कांस्टेबल से ऊपर होगा, कभी भी कांस्टेबल आईओ नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। तो आम भाषा में जिसको कहेंगे वो कौन होगा, फिर दरोगा। कांस्टेबल से ऊपर कौन होता है, दरोगा। तो हमेशा आईओ दरोगा ही होगा, ये बात ध्यान रखना है। और जांच हमेशा न्यायालय करेगा, पुलिस कभी भी जांच नहीं करेगी, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय, न्यायालय में मजिस्ट्रेट ही होता है, तो इसमें मजिस्ट्रेट शब्द भी आप लिख सकते हो। मजिस्ट्रेट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये दो तरह के होते हैं, न्यायिक और कार्यपालक, है ना। तो मजिस्ट्रेट, पुलिस भी मजिस्ट्रेट में होती है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ ध्यान रखना। तो ये जरूरी। और अच्छा, अन्वेषण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, साक्ष्य इकट्ठा करना। तो जब भी कोई अपराध होता है तो अपराध के पीछे क्या है, कैसे हम जानेंगे किसने किया, क्या हुआ, है ना। तो उसमें जो भी उस घटना में चीजें इकट्ठी की जा सकती हैं, है ना, उसके इर्द गिर्द क्या है, कौन इन्वॉल्व है, किसने देखा, किसने किया, किसने सहायता की, ये सब चीजें ये पुलिस अधिकारी जो आईओ होता है ये इकट्ठी करता है। साक्ष्य जुटाना, इसी को कहते हैं साक्ष्य जुटाना। इसका काम केवल साक्ष्य जुटाना है, और यही सारी चीजें इकट्ठी करके और अपने साथ जो है रखता है, और यही फिर न्यायालय में भेज देता है, ध्यान रखना है इसको। आईओ पुलिस हो सकती, पुलिस होगी ही होगी, आम भाषा में तो पुलिस ही कहेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी कोई अधिकारी हो सकता है, ठीक है, जिसे भी प्राधिकृत किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगा, वो कोई भी हो सकता है, इसमें जरूरी नहीं कि पुलिस ही हो। जिस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा वो व्यक्ति यहाँ हो जाएगा, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। मजिस्ट्रेट से भिन्न व्यक्ति, उसका मतलब वो जब उसका पावर होगा फिर वो चाहे भले कोई हो, वो मजिस्ट्रेट से भिन्न होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। फिर यहाँ एक और शब्द यम है, इसमें न्यायिक कार्रवाई है। न्यायालय जो भी कार्रवाई कर रहा है, साक्ष्य लेने से लेकर निर्णय देने तक का, यानी कि विचारण की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो सब न्यायिक कार्रवाई है। तो यहाँ ध्यान रखना है, साक्ष्य वैध रूप से जो साक्ष्य ग्रहण कर रहा है न्यायालय और उस पर सुनवाई कर रहा है, जजमेंट दे रहा है, न्यायालय जितना भी कार्य कर रहा है वो सब न्यायिक कार्रवाई। एन में स्थानीय अधिकारिता, स्थानीय अधिकारिता, यहाँ जुरिडिक्शन से मतलब है, तो यहाँ अधिकारिता देखो, पुलिस थाना है तो पुलिस थाने की भी अधिकारिता होगी, यहाँ न्यायालय है तो न्यायालय की भी अधिकारिता होगी। तो यहाँ हर व्यक्ति का अपना अपना क्षेत्र होता है, जिस व्यक्ति का जितना क्षेत्र है वो उस व्यक्ति की उतनी अधिकारिता है जिनमें वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ये ध्यान रखना। तो शक्तियों के प्रयोग करने के लिए ये आपको बना दिया गया है कि ये इसकी स्थानीय अधिकारिता है। जैसे इस समय आप मुरादाबाद क्षेत्र में हैं तो मुरादाबाद में भी कई थाने होंगे, है ना, 4-5 थाने होंगे। तो ऐसे करके एक एक एरिया ये एक थाने की अधिकारिता, ठीक है, पता लगा 2 थाने, इस फला न्यायालय की अधिकारिता। तो जो जिसकी अधिकारिता है वो अपनी अधिकारिताओं में ही अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा, इसलिए अधिकारिता बनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ क्यू में अपराध शब्द परिभाषित है। अपराध आपको बीएनएस में भी मिलेगा,
यहाँ भी मिलेगा। पहले 2N में था ऑफेंस, अब जो है ये यहाँ है। तो अपराध की परिभाषा वही है ना, ऐसा कार्य या लोभ जो विधि द्वारा दंडनीय हो वो अपराध है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे। और इसमें थोड़ा सा अलग कर देते हैं वो कि जो अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 में परिभाषित परिवाद जो किया जाएगा वो वाला यहाँ रखना है आपको। फिर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, अगली धारा आपको मिल जाएगी। अब जो थाना है, पुलिस थाना भी इसमें होगा, उसमें बहुत सारी पुलिस भी होगी। उस पुलिस में से एक व्यक्ति को उसका इंचार्ज बनाया जाएगा, है ना। तो उसको हम क्या कह देंगे, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, ये आर में है। तो इसे कौन नियुक्त करेगा? राज्य सरकार। ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन व्यक्ति इसको नियुक्त करेगा, भार साधक अधिकारी को, यानी कि पुलिस थाने के इंचार्ज को कौन नियुक्त करेगा। और ये भी हमेशा कांस्टेबल से ऊपर ही रहता है। कांस्टेबल को थाने का इंचार्ज नहीं बनाया जाता है। ये यस में है, तो यस में। स्थान में सिंपल सी परिभाषा, कोई भी घर यानी गृह, तंबू, जलयान, निर्माण, है ना, ये सब वही जो पुरानी परिभाषा थी, ये उसी को माना जाएगा। टी में पुलिस रिपोर्ट मिलेगी। अब हम लोग जो आम भाषा में बोलते हैं रिपोर्ट, और ये वो नहीं है। पुलिस रिपोर्ट यानी कि पुलिस में जो भी 193(3) में जो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, ये वो उस पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। 193(3) में, है ना, मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे इसको। असल में जब भी कोई अपराध होता है ना, तो जो आपने इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य जुटाए, साक्ष्य जुटाने के बाद उसको आप एक रजिस्टर में दर्ज करते हैं, डेली डायरी जो बनाते हैं, है ना, वो सब बना के विधिवत, और फिर निश्चित करके कि अपराध हुआ है नहीं हुआ है, किसने किया है, ये सारी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। और वही रिपोर्ट जो है न्यायालय मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, उसी को कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। हाँ, चार्जशीट कह देते हैं। अब चार्जशीट, और उसका फिर आगे दो तरह का आएगा। चार्जशीट में चार्ज लगाकर भेजते हैं, है पुलिस रिपोर्ट ही। जब पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, यानी कि अभियुक्त है या नहीं है। वैसे तो टेक्निकल भाषा में अभियुक्त और अपराधी दोनों में शब्दों में अंतर है, लेकिन हम लोग आम भाषा में अपराधी ही कह देते हैं शुरुआत में। पुलिस रिपोर्ट दो तरह से जाएगी। एक, फला व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, और दूसरा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि कई बार होता है नाम लिया जाता है कि फला ने अपराध किया, तो जब अपराध किया है और वो उसमें शामिल है तो उसको कह देते हैं कि इसने अपराध किया, तो उसको चार्ज लगा के भेजना, चार्जशीट उसी को बोल देते हैं, ठीक है। अगर वो उसमें शामिल नहीं है तो पुलिस तो रिपोर्ट भेजेगी ही, फिर जो पुलिस रिपोर्ट भेजेगी तो उसमें वो रिपोर्ट ये लगा के भेजेगी कि ये व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ये व्यक्ति अभियुक्त नहीं पाया गया साक्ष्यों के अनुसार, तो उसी को कह देते हैं FR, फाइनल रिपोर्ट, यानी कि वो मामला वहीं क्लोज हो जाता है कि इसने अपराध नहीं किया। तो पुलिस जब भी रिपोर्ट भेजती है तो या तो वो किसी व्यक्ति के नाम को हाँ करके भेजेगी, या फिर उस व्यक्ति का जिसका नाम लिया गया है उसको ना करके भेजेगी। तो जब नाम लगा के भेजेगी तो चार्जशीट, जब नहीं करके भेजेगी तो फाइनल रिपोर्ट FR, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है पुलिस रिपोर्ट का आपका। इसके बाद अगला जो शब्द है पुलिस स्टेशन, U में है। पुलिस थाना, पुलिस थाने का मतलब उस जगह से है ना, जहां पर नाम लिखा रहता है उसका। पुलिस थाना, मनिया ठेर, जो भी जैसे करके, तो ऐसे करके ये पुलिस थाना है। पुलिस थाने में कोई भी चौकी हो सकती है। कुल मिला के राज्य सरकार जो है जिसको भी थाना घोषित कर दे, तो पुलिस थाना
बनाने की जिम्मेदारी किसकी? राज्य सरकार की, ध्यान रखना। तो ये सवाल कंपटीशन में आने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी पुलिस चौकी भी पुलिस थाने में विपरीत है और इसकी धारा याद रखनी है। उसके बाद है एक शब्द लोक अभियोजक, ये बी में है, यूवी, लोक अभियोजक। लोक अभियोजक ये आपको मिलेगा धारा 18 में आगे। लोक अभियोजक जो है, जिसको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, तो धारा 18 में जो व्यक्ति नियुक्त होगा उसको लोक अभियोजक कह देंगे। सिंपल सा, जिस व्यक्ति की नियुक्ति धारा 18 में होगी वो लोक अभियोजक है। आगे आपको मिलेगा डब्ल्यू। डब्ल्यू में मिल जाएगा उपखंड, सब डिवीजन। किसी भी खंड का टुकड़ा है तो उसको उपखंड कह देंगे। तो कुल मिला के जो एक एरिया होती है, असल में जब बड़ा सा, जैसे एक राज्य बनाया, राज्य को जिला बनाया, जिले में उप जिला बनाया, तो ये उपखंड वही है, छोटा सा टुकड़ा जिसको हम लोग तहसील बोल देते हैं, है ना। डीएम के बाद जहाँ एसडीएम बैठता है तो वो एसडीएम यही सब डिवीजनल अफसर होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, उपखंड का मतलब जिले का छोटा रूप, यानी कि छोटा सा टुकड़ा, उसको उपखंड कहेंगे। और जिले के बाद जो आता है वो है तहसील। ये 21 में है समन मामला। अब समन मामला मतलब सिंपल सा, अभी आप जान लो, दो तरह के मामले होते हैं। एक आपको मिलेगा वारंट मामला। तो समन मामले 2x में है कि समन मामला वह है जो वारंट मामला नहीं है। जो मामला वारंट मामला नहीं है वो बचे हुए कौन से मिलेंगे? समन। तो कुल मिला के आपको जानना ये पड़ेगा कि फिर वारंट मामला क्या है। वारंट मामला भी देख लो, ये जेड में है। तो समन मामला आप 2x में सिंपल परिभाषा है इसकी कि क्या है, और वो इसमें कहता है कि ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है वो समन मामला। वारंट मामला कौन सा है? तो वारंट मामला वो मामला मिलेगा जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संबंधित हैं। तो यहां ध्यान रखना है, यहां वारंट मामले कौन कौन से हैं? जिसमें मृत्यु दंड हो ऐसा अपराध, जिसमें आजीवन कारावास का दंड हो ऐसा अपराध, या फिर जिनमें 2 वर्ष से ज्यादा के मामले हों। तो जिनमें कारावास जो है, जो दंड है वो कितने का हो? 2 वर्ष से ज्यादा का। तो ऐसे जो अपराध हैं वो कौन से मामले कहलाएंगे? वारंट मामले। तो फिर समन मामला कौन सा हुआ? यानी कि जो 2 वर्ष से आजीवन कारावास या मृत्यु दंड वाले मामले नहीं है, ठीक है। तो वारंट मामले जो नहीं है इसका मतलब समन मामले हैं। और इसमें फिर कौन से मामले आए? जो 2 वर्ष से कम वाले मामले हैं। समझ गए? तो ऐसे मामले जिनमें 2 वर्ष से कम वर्ष का जो है दंडनीय है अपराध, वो मामले समन मामले। और जिनमें 2 वर्ष से अधिक का कारावास से दंडनीय है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, वो वारंट मामले। कोई दिक्कत? तो ये आपको समझना है। और इसके बाद एक शब्द और इसमें बचा है, वो है पीड़ित, ठीक है। और पीड़ित है आपका 22 में। पीड़ित कौन होता है? देखो यहाँ 2 ही पक्ष हैं, ध्यान रखना। ये विक्टिम हो जाएगा पीड़ित, यहाँ एक अभियुक्त होगा, ठीक है। अभियुक्त कौन है? जो अपराध कर रहा है। अपराध करने में कोई व्यक्ति किसके साथ कर रहा है? तो जिसके साथ अपराध हो रहा है वो कौन हो जाएगा? पीड़ित। अब पीड़ित में जो व्यक्ति
है उसके जो सगे संबंधी हैं वो भी पीड़ित में आ सकते हैं, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें जो समझने वाली शब्दावली है वो खास तौर से जैसे जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, अपराध कौन कौन से हैं, है ना, संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, इनको कौन से मामला कहेंगे, समन मामला, वारंट मामला, ऐसे कुछ शब्दावली है जिनको आपको ध्यान में रखना है। और जब ये हो जाएंगे तो इसी के साथ सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा।